वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की में चर्चा जारी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक और उत्तराखंड तक बीजेपी में लगातार नॉन स्टॉप मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कल जहां लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ, तो वहीं उत्तराखंड में भी आज बीजेपी हार की समीक्षा कर रही है। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। दोनों ही सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली। इन 2 सीटों में एक सीट है बद्रीनाथ की भी। अयोध्या के बाद बीजेपी को अब बद्रीनाथ में भी हार का सामना करना पड़ा, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को, विरोधियों को भरपूर मौका मिला बीजेपी पर कटाक्ष करने का कि देखिए आपसे ना अयोध्या जीती गई, ना आपसे बद्रीनाथ की सीट जीती गई। अब यह हार क्यों हुई, इस पर आज देहरादून में बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मंडल स्तर तक के करीब 1350 पदाधिकारी शामिल हुए। अब चर्चा ये चल रही है कि हार क्यों हुई, हार क्यों हो गई। संगीत रागी जी, ये तो बीजेपी को सबसे ज्यादा ट्रोल, अगर अभी आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, मैं तो बहुत सारे एक्सपोस्ट पर मैसेजेस पढ़ सकती हूँ, पोस्ट पढ़ सकती हूँ, कह रहे हैं अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ हारे, जहां जहां मंदिर, जहां मठ, वहां बीजेपी हारी। गनीमत है कि कांग्रेस पार्टी ये न कह रही है कि इस्लाम से हिंदुत्व हार गया और हिंदुओं तो के जो इस्लाम पर चले जाते हैं। नहीं, मैं जिस ढंग से प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, रामेश्वरम हार गए, लेकिन उसमें हारने में जो वोट जिहाद है उसकी भूमिका को हम लोग किनारे कर दे रहे हैं। उसकी भूमिका को हमने अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी खुल करके नहीं भी इस पर बारे में बात की। वोट जिहाद क्या होता है? वोट जिहाद यानी कि इस्लाम के नाम पर वोट करना, एक तरफा वोट करना, जिसके बारे में अभी जिक्र किया गया कि ये दीन का सवाल है। ये नहीं हुआ। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने खुलकर के ये बात कही कि भाई ये नहीं तुमको देखना है कि मुस्लिम कैंडिडेट को जिताना है, ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ है पार्टी, उसको किसी तरीके से हराना है और जो भी हराने वाला हो उसके साथ खड़े हो जाना है। ये पैटर्न पूरे देश भर में लागू हुआ है और स्वाभाविक है कि वैसी स्थिति में पहले भी वोट हुआ करता था, ये बात हम लोग जानते थे। लेकिन इस बार एक जातियों का जो गठबंधन है, कोएलिशन है, वो बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी ने किया। आप ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ सीट हार गई क्योंकि वोट जिहाद हो गया? नहीं, मैं वो वहां के लिए नहीं कह रहा हूँ, खास करके मंगलोर। मैं मंगलोर यदि आप सीटें देखेंगे, आप हरिद्वार से सटा हुआ जो आप सीट देख रहे हैं, वहां पर यदि बीएसपी नहीं होती तो आप सोचते कि कितने और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहां आती। ये अंदाजा देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी का एक जिसे आप कह सकते हैं कि अभी एक ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, दिन ठीक नहीं चल रहा है। और उत्तराखंड में मुझे ऐसा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जीतती, दोनों चीजों, बद्री भी उसको जीतना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं जीत पाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के नेता ने उस सीट को इग्नोर किया है। ये एक बहुत साफ, वरना बद्रीनाथ धाम में आपको हारने का कारण नहीं है। ये कारण देखिए ना, मनमाने ढंग से विकास कार्य का आरोप लगा रहे हैं। जो वहां के लोकलाइट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रहलाद धारा नारायण धारा का रूप बदल रहा है, इस वजह को लेकर नाराजगी है और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। अच्छा, ये पाला बदलने वाली जो नीति एक चल पड़ी है कि जो पाला बदल कर आए उसी को टिकट दे दो। जो जीता हुआ कैंडिडेट पाला बदल कर आए वही हार गया। ये तो बहुत बड़ा संकेत, तो हम भी कल भी कहानी कुर्सी में हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को संकेत मिल रहा है। उत्तराखंड ने भी ये संकेत दिया कि बाहर वाले के आयातित नेताओं को यदि आप लेकर के आएंगे तो अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके नेताओं का वो चाल चरित्र वो तो नहीं रह गया है कि आप पूरे देश के लिए और समर्पण के लिए, राष्ट्र के समर्पण के लिए और आप पूरा समाज के समर्पण के लिए, आप उनको जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये आदमी फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं चल रहा है,
ये इनके पास संपत्ति कहां से इतनी ज्यादा एकाएक हो जाती है, तो वो देखना शुरू करता है। आप जब तक आदर्श एक आप समाज के सामने नहीं खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि भाई हम कर किसके लिए रहे हैं। आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे थे ना, या किसी व्यक्ति को आगे खड़ा करने के लिए हम काम कर रहे थे। ये जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब वोट करने से कहीं ना कहीं रोक रहा है कि जो कमिटेड लोग नहीं है, बाहर से आते थे जिनके खिलाफ हम खुद लड़ रहे हैं, ये उनको डिमोरलाइज करता है। और वो मुझे लगता है कि जितने उत्साह से वो काम करना चाहिए वो करने से मना कर दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, यही कारण है या इसके अलावा आप और कुछ कारण देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों सीट की ठीक से चर्चा होनी चाहिए। मंगलोर सीट पे भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही नहीं है। वहाँ से हमेशा वो मुस्लिम बहुल विधानसभा है, हमेशा से मुस्लिम जीतता रहा। बहुजन समाज पार्टी जीती थी, बसपा का प्रत्याशी का निधन हो गया, अब कांग्रेस पार्टी जीती है। ये पहले भी जीते थे, फिर से जीत गए। तो मंगलोर सीट में तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। बद्रीनाथ सीट पे चर्चा करनी चाहिए। और बद्रीनाथ अगर बात करें तो बद्रीनाथ है, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट है, ऐसे ही ढेर सारी सीटें हैं जहां आपको बैरोमीटर के तौर पर दिखता है ना कि हाँ चलो समझते हैं कि क्या है। जैसे इसको कहें कि जो चावल पक रहा है तो उसमें से एक चावल निकाल के देख लिया कितना पका हुआ है। बद्रीनाथ 2022 में कांग्रेस जीती, 2017 में भाजपा जीती, 2012 में कांग्रेस जीती, 2007 में भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, 2002 से यही चला आ रहा है। अब 2022 में जो जीते राजेंद्र भंडारी, उनको लोकसभा चुनाव से पहले किसने ज्वाइन कराया? मुझे जहां तक जानकारी है, न तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, न तो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड की यूनिट, कोई राजेंद्र भंडारी को लेने के पक्ष में नहीं था। किसने ज्वाइन कराया? यह सवाल खड़ा होना चाहिए ना। और यही लगातार होता है, यह एक जगह की कहानी नहीं है। और बद्रीनाथ में जब आप कांग्रेस का नेता लेकर आए तो हारा तो वही, यानी जिसको आप लेकर आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब आप डेस्परेट होकर यह करते हुए दिखते हैं, आपके लिए इतना क्लियर कट मैंडेट उत्तराखंड की जनता ने दिया, और उत्तराखंड बहुत क्लियर मैंडेट देती है, एक बार कांग्रेस देती है, एक बार भाजपा देती है। क्या आपको इतना भी धैर्य नहीं था? तो आप ये जो दल बदल करते हैं, दूसरे को लेकर आते हैं और सोचते हैं ये जिता देगा, उसको जनता सबक सिखा रही है। आपका नेता कोई होता है ना जो वहां लड़कर उस स्थिति में पहुंचा होता है। और अगर सचमुच ऐसे होता कि आप दूसरे जीतने वाले को लेकर आ सकते तो हर कोई यही फॉर्मूला कर लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति में अधिकांशतः दल बदल करने वाले लोग हार जाते हैं, गिने चुने ही लोग जीत कर आ पाते हैं। तो बद्रीनाथ पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों की असली जो जड़ है, जो समस्या की जड़ है, उसको बताती है। अगर वो समझ जाए तो समाधान मिल जाएगा। लेकिन समाधान ही तो नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो हमने अभी पूरी इतनी लंबी चर्चा की समीर जी, उसके बाद फिर हमने चर्चा अभी उत्तराखंड की हो रही है, हमने महाराष्ट्र की चर्चा की। यहाँ पे इन तीनों राज्यों में समाधान की तरफ तो कोई बात आगे बढ़ती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है। मैं झारखंड की भी बात कर लेती हूँ। अब झारखंड में जहां पर मंथन चल रहा है, वहां की भी तो ट्राइबल सीटों पर बीजेपी ने मुंह की खाई। क्या हुआ झारखंड में? आपने भले ही जितने भी आदिवासी चेहरे हैं उनको आपने प्रतिनिधित्व दिया हो, उन्हें आगे बढ़ाया हो, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेहरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को सेटबैक लगा। इस सेटबैक के पीछे कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पॉकेट के अंदर चिंतन और मनन कर रही है, उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही है, उत्तराखंड में बैठक हो रही है, इसके बाद अब झारखंड में बैठक हो रही है, महाराष्ट्र में एक बैठक हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बुरा प्रदर्शन रहा है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें 11 कम हुई है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों से कम प्रदर्शन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 1 महीना हो गया है चुनाव परिणाम आए, 4 जून को आया था, 4 जुलाई निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व पर इसके लेकर तत्काल बैठक करनी थी और कम से कम कोई करेक्टिव स्टेप दिखाने थे। आप किसी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ले लेते, आप किसी बड़े नेता का इस्तीफा ले लेते, आप कुछ दिखाते कि आप इस पर कार्रवाई कर रहे हो। आप सिर्फ प्रदेश स्तर पर बैठ के करवा रहे हो, प्रदेश से कह रहे हो कि आप रिपोर्ट भेजिए, उस पर हम विचार करेंगे। प्रदेश रिपोर्ट दे के भी 15-15 दिन हो गए, उसके बाद उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है ये जो परिणाम आया था, यह
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी को उसको बहुत तेजी से लेना चाहिए था। अभी तक केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। आप अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या नड्डा जी को फिर कंटिन्यू करोगे या नया अध्यक्ष क्या लेकर आओगे। कई प्रदेशों में अध्यक्षों का कार्यकाल सिर्फ इसलिए एक्सटेंशन दिया था कि लोकसभा चुनाव है, आप वहां भी अध्यक्ष दूसरा नहीं दे पा रहे हो। तो वो अध्यक्ष जो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो अब काम नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ दिनों बाद उनका अध्यक्ष पद जाने वाला है, नया अध्यक्ष आएगा। तो संगठन लेवल पर जो आपको डिसीजन लेने थे, भारतीय जनता पार्टी वहां मुझे लगता है भी कमजोर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में हार हुई या बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, मुझे लग रहा है ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि आप कार्यकर्ताओं की बात ध्यान से सुनो। कार्यकर्ता जो आपको संदेश दे रहा है, आप उसे समझने की कोशिश करो। सिर्फ यह मान लेके कि केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा कार्यकर्ता उसे आंखें बंद करके फॉलो करेगा, अब वह नहीं है। 2014 और 2019 में कार्यकर्ता ने किया था। अब कार्यकर्ता को लग रहा है कि जब 10 साल की सत्ता हमारी केंद्र के अंदर है, प्रदेशों में हम सरकार में है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम बन चुके हैं, तो अब कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और अब संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देगा तो वह चुनाव जीतेगा। ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा सर। छोटी सी टिप्पणी बद्रीनाथ वाला जो बात है, ठीक है, मैंगलोर की सीट को मान लेते हैं, वो हमेशा मुस्लिम डोमिनेटेड रहा है। बद्रीनाथ की सीट पे भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 15% नीचे गया है। इसका मतलब सिर्फ अल्टरनेटिव वाला बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में जो जीत और हार का अंतर होता है वो बहुत कम मार्जिन का अंतर होता है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के कारण। 15% डिप होने का मतलब है कि आपके अपने कार्यकर्ता उस कैंडिडेट के लिए वोट करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, पूरा विरोध है उसका। इस चीज को प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं भाई, या केंद्रीय नेतृत्व? प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से पूछ के ज्वाइनिंग कराई गई थी क्या? मैं तो मेरी तो जानकारी ये है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पता भी नहीं था। ये तो कैसे ज्वाइन कर गए? किन्हें फोन घुमा दिया था? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि राजेंद्र सिंह भंडारी की तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की वजह से। ये मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में मूल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं क्या कहते हैं, मैं आप ही के पास ले आती हूँ फिर ये सवाल। हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए कि जब आप ये जानकारी देते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता, और दूसरी पार्टी से आकर एक व्यक्ति ज्वाइन कर ले, फिर वो चुनाव भी लड़ ले, किससे पूछ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? फिर तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या संगठन हिला हुआ है? आप संगठन को सर्वोपरि बता तो रहे हैं, सरकार के ऊपर संगठन को बता रहे हैं, तो फिर तो संगठन हिला हुआ है आपका। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की जरूरत है। आप सेंट्रलाइज्ड पावर के एक चेहरे की तरफ देख रहे हैं, उस चेहरे ने क्या कहा, उसके नीचे जो है नंबर 2 ने क्या कहा, फिर नंबर 3 ने क्या कहा। कब तक ऐसे चलेगा? डिसेंट्रलाइज करे पावर को। नहीं, वो तो जरूरत होती है, और कोई भी संगठन तभी अच्छा चलेगा जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लोकल लेवल के जो डिसीजन होंगे वो लोकल लेवल पर ही लेना पड़ेगा। टॉप लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ उसको गाइडेंस दे सकती है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उस पे उस अधिकार के साथ उसको ठीक करे, लेकिन अगर गड़बड़ नीचे की बजाय ऊपर से होने लगे तो कौन उसको ठीक करेगा? तो सब एक दूसरे के ऊपर दूसरा वाला ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कई बार होता हुआ दिख रहा है, विशेष करके अभी के संदर्भ में। अवधेश जी, आपकी क्या राय है? उत्तराखंड, झारखंड दोनों राज्यों में जो स्थिति हुई, उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटें हार गई और झारखंड में तो ट्राइबल बेल्ट पूरी हार गई। नहीं, वैसे तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, परिणाम जो उपचुनाव के हैं वो पश्चिम बंगाल में केवल बीजेपी के पास 3 सीट थी और तीनों हारी है, वो बहुत चिंताजनक है। बाकी जगह उसके पास नहीं थी। चूंकि अब कांग्रेस से जीते हुए उम्मीदवार इधर आ गए थे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए थी। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अजीब किस्म का प्रयोग किया कि टीएमसी छोड़ छोड़ के जो लोग आ रहे हैं उनको शामिल करो और उनको टिकट दो। एक आध संख्या में आगे पीछे होगी, 50 या 49 लोग खड़े हुए थे और सब के सब हार गए थे। 2021 इस बात का संकेत था कि अगर वो खड़े नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों का मानना था कि वो भले बहुमत न पाती, लेकिन 115 से 20 के बीच में उसकी सीटें जाने वाली थी पश्चिम बंगाल में। तो उसके बाद अगर आप उसको सबक नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है जो आप लोग उठा रहे हैं
कि शायद केंद्रीय नेतृत्व कुछ और दिशा में सोच रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को शायद एक ट्रेडिशन से, जो एक विचार और व्यवहार का ट्रेडिशन है, उससे अलग एक भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करना चाहता है, जो हम और आप उसको समझ नहीं रहे हैं कि वो कहां ले जाना चाहता है, क्योंकि उसके बाद होना ही नहीं चाहिए था। इस बार तो इनको मालूम है, क्या इनके प्रयागराज से जो कैंडिडेट था उसने क्या टिकट मांगा था कि हमको टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उस ऐसे अनेक लोग थे जो टिकट मांगे ही नहीं और उम्मीद भी नहीं थी, मांगे ही नहीं, टिकट मिल गया है। ये इसलिए जो ये एक गहरा विषय है, केवल हम यहां से कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को। दूसरा क्या है कि देखिए, विकास का मतलब केवल विकास नहीं होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 2022 में मैं विंध्याचल गया, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक पंडित थे वो सब गुस्से में थे। एक पंडित जी ने मुझे बताया कि मुझे 12 बजे रात को एसडीएम जो है बुलाया कि आप आ जाओ फोन करके, मैं नहीं गया तो पूरा फौज मेरे घर आ गई कि जोगी जी आने वाले हैं, आपका घर कल तोड़ूंगा, ये रास्ता खाली करना है, आपको 3 नोटिस दे चुका हूं। और हमने कहा भाई मुआवजा की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नहीं, मुआवजा आपका घोषित है, और उसका घर तोड़ दिया आगे से। इस प्रकार से अगर हम निर्माण करते हैं, विकास करते हैं ना, तो इस विकास का रिएक्शन ऐसे ही होता है। बद्रीनाथ के विकास में, और खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो धर्म का क्षेत्र है, वहां जो एक्टिव लोग हैं उनसे थोड़ा विचार विमर्श करके विकास की प्रक्रिया चलाई जानी आवश्यक है, दूसरी बात है। लेकिन जब संगठन का नीचे से संपर्क खत्म है, सारा निर्णय कहीं और से होता है, तो आपके अच्छे भी विचार हैं, आप एक बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं विकास करेंगे हम, लेकिन उसके उस रूप में मैसेज नहीं जाता है, और कई बार स्थानीयता में दिक्कत होती है। और वो दिक्कत हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे कई मंदिर है जहां बीजेपी ने उसका विकास किया है, लेकिन इतना वीआईपीज़म वहां हो गया है कि आम आदमी को वहां दर्शन में कठिनाई होती है, और बहुत सामान्य लोग चले जाते हैं। अयोध्या में तो मैं कम से कम 20 बार भुगत चुका हूं कि एक मंत्री के आने पर पूरा अयोध्या घिर जाता था, आपके लिए घुसना मुश्किल था। अच्छा, ये तो मैं निजी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। अयोध्या में वहां के आम लोगों का कहना यह था कि अभी थोड़ी हमें शांति की आवश्यकता है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। हर्षवर्धन जी, ये आपके भी कान में आई बात या नहीं आई? मुझे लगता है इसका दोनों पहलू है। एक तो ये कि ठीक बात है कि अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री जी और दूसरे लोग बार बार न जाएं, बाहर से प्रणाम कर लें, वो अच्छा होगा। वहाँ के लोगों के लिए बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता था। अब जब ये प्राण प्रतिष्ठा, चूंकि उस दौरान हम लोग तो वहीं थे, उस दौरान जो चल रहा था, अब मुख्यमंत्री बार बार आते थे, एक बार आए, अच्छा चूंकि वो आस्थावान व्यक्ति हैं तो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, तो अब हनुमानगढ़ी में सामान्य जनता दर्शन नहीं कर सकती, रोक दिया उसको 2 घंटे के लिए। एक बार किसी का कार्यक्रम लग गया तो छोटा सा तो इलाका है, 2 तरफ से रास्ते हैं, तीसरी तरफ से जा ही नहीं सकता, या आप सीधे सीधे रास्ते जाइए या हाईवे से घूम के जाइए, तो भी आपको फंसना तो अंत में है ही। तो मुझे लगता है एक ही विषय है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है भाई, राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, हर कोई वहां जाना चाहेगा। अभी रायपुर से विष्णुदेव साय जी का पूरा मंत्रिमंडल गया, तो वो दर्शन करेगा भाई, और ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी वजह से किसी दूसरे को दर्शन करने को नहीं मिला है। मेरा ही मानना है, मैं अभी काशी विश्वनाथ भी अभी ही होके आया, अभी अयोध्या तो मान लीजिए उस वक्त दर्शन करके आया ही। ठीक बात है कि थोड़ा वीआईपी होता तो उनकी, लेकिन इतने बड़े मंदिर और इतने ज्यादा एक तरह से कहें कि सुविधा युक्त हो गए। जो अवधेशी कह रहे हैं ना, अवधेशी ये कहना चाह रहे थे कि हर्षवर्धन जी, ये जरूर है। देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात समझ में आती है, मैं बिल्कुल जानता हूं, वहां तो एक बड़ा नहीं, लेकिन अयोध्या में एक बड़ा अफसर आ जाता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी कह रहा हूं कि हर दूसरे दिन न जाएं। ना, ठीक है, वो अगर जाते हैं तो जहां सुरक्षा की जरूरत है वहां घेरा हो, पूरा अयोध्या को, पूरे अयोध्या को किला में बदल देते हैं। आपको अगर एक पुलिस वाले की गाड़ी वहां तक चली जाएगी, वहां तक जाएगी, अगर एक पुलिस वाला आपका परिचय है तो अंदर ले जाके आप दर्शन भी कर लीजिए, आप फोटो भी खींच लीजिए अंदर। यह है स्थिति, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। और देखिए, बनारस की स्थिति भी वैसे ही है। ये बातें जानी चाहिए नेतृत्व के स्तर पर कि वाराणसी में नॉर्मल लोग जाते हैं, चिंता नहीं करते। हम लोग बहुत गहराई से देखते हैं कि एक नेता आ जाता है तो घंटा 2 घंटे के लिए दर्शन नॉर्मल लोगों का भी रोक दिया जाता है। ये सब कल्चर खत्म। मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो तो एक स्वाभाविक है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में जो हो रहा है, एक बड़ा अफसर आ जाता है तो बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ में क्या हुआ? जो ये कह रहे हैं, जो वहां के लोकलाइट्स कह रहे हैं कि भाई हमसे मंत्रणा तो की नहीं, हमसे चर्चा तो करते नहीं है। हर्षवर्धन जी, अवधेशी का मैं इस पॉइंट को उठाना चाह रही हूँ कि आप जो वहां के रहने वाले लोग हैं, क्या आप उनसे भी विचार कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं? नहीं, देखिए, दोनों ही चीजें हैं। अगर इतनी ज्यादा राय लेने लगेंगे ना तो कोई काम हो नहीं सकता है। अब मैं अपने यहाँ का उदाहरण देता हूँ तो उससे समझ में आएगा। मैं प्रयागराज में जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसका नाम है दारागंज।
पिछले 3 कुंभ से योजना बन रही है कि दारागंज की सड़क का अतिक्रमण हटाया जाएगा। हर बार नाप जोख होती है, नाप जोख होने के बाद कहते हैं कि लोगों का विरोध है। हम भी उसी मोहल्ले के हैं, दारागंज मोहल्ले के ही, वो नहीं होता है। लेकिन 19 के कुंभ में जो सबसे नजदीकी मोहल्ला है कुंभ का, अभी फिर अगले साल कुंभ आ रहा है, तो वहां की अभी तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ। सारे लोग वहीं से जाने वाले हैं, अब वो करना तो पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, कुछ जरूरी है तो सड़क चौड़ी करके मुआवजा देना पड़ेगा। 2 ही सड़क है दारागंज में, जिसको पहले कच्ची सड़क को पक्की सड़क कहते। मैं एक अपने उदाहरण से बता रहा हूं। अब काशी विश्वनाथ ले लीजिए, बाबा विश्वनाथ की गली थी जो दशाश्वमेध घाट जाने वाली थी, उसी रास्ते से सारा दर्शन होता था। आज आपके पास 6 अलग अलग गेट हो गए हैं। आज आपके पास अलग अलग गेटों से और लंबी लाइन होती है, लेकिन लंबी लाइन वो लगातार दर्शन। हां, अगर वीआईपी कोई आया और उसकी वजह से दर्शन रोका गया, वो अपराध है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो अपराध है। लेकिन अब आप कहें कि काशी विश्वनाथ में आप सबकी सहमति लेते, वो धाम कभी बनता ही नहीं। यही लोग थे जो फैला रहे थे कि मंदिर तोड़ दिया गया, क्या कर दिया गया। लेकिन बैठक होती है, मैंने इसीलिए दोनों उदाहरण हो जाती है। मैंने इसीलिए दोनों उदाहरण दिया कि संगम के किनारे का मोहल्ला आज तक उसकी सड़क चौड़ी नहीं हो पाई। हर बार नाप शुरू होती रुक जाता है। अगर खुद नरेंद्र मोदी ने खुद न तय किया होता तो आज काशी विश्वनाथ धाम नहीं बन पाता, वो ऐसे ही सकरी गलियों में अयोध्या में जितनी सकरी गलियां थी उसको देख करके देने शक्ति तो अपनानी पड़ती है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि टू मेनी कुक्स महसूस नहीं हो, स्पॉइल द डिश। तो बहुत ज्यादा जो है बावर्चियों की भी जरूरत नहीं होती, वरना कई बार अच्छा खाना भी आप पकाने जाएं तो वो बर्बाद हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है। राय बिल्कुल